हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में रिलेशन फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं और इसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज हम लोग प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लिए, फिर मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताया था। आज उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता क्या है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ये रिलेशन डिफाइंड है कि ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन क्या होती है, अब हम लोग क्या करते हैं यहां पे फॉर रिफ्लेक्सिव we have to check that AA belongs to R। क्या AA बिलोंग करता है R में? Here AA का मतलब अब ये क्या हो गया, implies that क्या हो जाएगा A is equal to A plus 1 ना। क्या कभी A plus 1 के इक्वल हो सकता है? Which is never true। जो कभी नहीं सही हो सकता। Hence AA does not belong to R। Hence this relation R is not reflexive। ये R क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं। चलो सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, लेट AB belongs to R implies that B is equal to A plus 1। Now we have to check for B comma A। तो फ्रॉम डेफिनेशन BA क्या हो जाएगा, A is equal to B plus 1। BA के लिए क्या करना होगा, A is equal to B plus 1। अब जैसे ये रियल नंबर पर डिफाइन है, तो क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर हो सकता है कि B is equal to A plus 1 हो, इसका इंप्लाइड हो A is equal to B plus 1। क्या भी कैसा ऐसा हो सकता है कि B is equal to A plus 1 हो, तो यहां से A की वैल्यू B minus 1 होगी कि B A is equal to B plus 1 होगी? ये कभी ट्रू नहीं हो सकता ना। जैसे कि मैंने बोला कि 5 को हम लोग लिख सकते हैं 4 plus 1, तो क्या कभी आप 4 को लिख सकते हो 5 plus 1? बताओ, कभी नहीं लिख सकते ना। 5 को अगर 4 plus 1 लिख सकते हैं तो क्या 4 को 5 plus 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। वही चीज ये है, अगर B को A plus 1 लिखा है तो A को कभी B plus 1 A नहीं लिख सकते। Hence B comma A does not belong to R। Hence R is not symmetric। इसका मतलब R सिमेट्रिक नहीं है। चलो अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं कि A B C A में बिलोंग करा देते हैं। देखो फॉर A B C belongs to A, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, B is equal to A plus 1 and C is equal to B plus 1।
हमने वो जो कंडीशन दी गई थी, जो रिलेशन दिया था उसको अप्लाई कर दिया, तो b इज इक्वल टू a प्लस 1 हो गया, c इज इक्वल टू b प्लस 1 हो गया। इंप्लाइज दैट अगर c इज इक्वल टू b प्लस 1 है तो b की वैल्यू रखो a प्लस 1 प्लस 1, ये क्या आ गया c इज इक्वल टू a प्लस 2, और हमको लाना क्या था, ये c इज इक्वल टू a प्लस 1 आना चाहिए, विच इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1। Hence AB belongs to तो R है, BC belongs to तो R है, लेकिन AC belongs to R नहीं है। Hence AC does not belongs to R, hence R is not transitive। इसका मतलब R ट्रांजिटिव नहीं है। नोट कीजिए, तो एक क्वेश्चन और लेंगे, अभी एक डेफिनेशन बतानी है, इसका क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि एक हमारा टर्म है इक्विवेलेंस क्लास। ये क्या होता है, एक छोटा सा टर्म है, इसको ध्यान रखते हैं और इसका क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। देखिए, अगर R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर R हमारा क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी नॉन एम्प्टी सेट A पे, और X बिलोंग करता है AC, ठीक, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ X, जो इक्विवेलेंस क्लास होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे डिनोट करेंगे, बड़े ब्रैकेट में x को लिख दिया, तो ये x का इक्विवेलेंस क्लास शो करेगा। इज द सेट ऑफ ऑल, वो सेट होता है उन सारे एलिमेंट्स का फ्रॉम a के विच आर रिलेटेड टू x, जो x से रिलेटेड होते हैं। मतलब x का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो क्या होगा, y बिलोंग्स टू a, कुछ नंबर y होगा जो a से बिलोंग करेगा, और वो किससे, उनका y का रिलेशन किसके साथ होगा, x के साथ होगा। तो ये प्रॉपर डिफिनेशन हो गई। अब डिफिनेशन से कुछ समझ में आया नहीं होगा, अब चलो इस पे बेच क्वेश्चन लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब कहता है मान लिया कि एक रिलेशन है, डिफाइंड है सेट A पे x बिलोंग्स टू z और x लाइज बिटवीन 0 टू 15, ये सेट A मिल गया, और डिफाइन कैसे है R A B सच दैट A माइनस B का मॉड जो है मल्टीपल है 5 का, A माइनस B का मॉड क्या है, 5 का मल्टीपल है, ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बता दिया गया कि ये कैसा है रिलेशन है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कहता है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास 2 का इक्विवेलेंस क्लास बताना है। अब इक्विवेलेंस क्लास 2 का बताना है, इसका मतलब हमें क्या बताना है, x इज रिलेटेड टू 2, x का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। इंप्लाइज दैट क्या, x माइनस 2 इज मल्टीपल ऑफ 5। इसको क्या होना पड़ेगा डिफिनेशन से, x माइनस 2 को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। इसका मतलब है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा और 15 होना पड़ेगा, तभी तो ये मल्टीपल आएगा। तो यहां से अगर इसको इक्वेट करते जाओगे, x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार 0 को इक्वेट करोगे 2 एक माइनस 2 को, तो आएगा 2 आएगा, एक बार 7 आएगा, एक बार 12 आएगा, और एक बार 15 ले नहीं सकते क्योंकि 15 उसमें सेट में A में नहीं आएगा, इसलिए 15 ले नहीं सकते। तो इसका मतलब है x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 2 7 12। इसका मतलब है इक्विवेलेंस, हेंस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, सेट होगा जिसका रिलेशन होगा, तो 2 7 12। क्यों, क्योंकि 2 माइनस 2 करोगे तो 0 आएगा, 0 5 को मल्टीपल होता है, फिर 7 माइनस 2 करोगे 5 आएगा, 5 भी 5 का मल्टीपल होता है, फिर 12 माइनस 2 करोगे 10 आएगा, वही 5 का मल्टीपल होता है, 17 है नहीं इसलिए 17 की बात हम करेंगे नहीं। तो इसका मतलब है उस एलिमेंट का रिलेशन जितने के एलिमेंट के साथ होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारे उस का इक्विवेलेंस क्लास होगा। अगर हम मान लेते कि यहां भी बोल देते कि हमें 4 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ, मान लिया हमने हमसे बोला होता है कि 4 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो इसका मतलब है हमें क्या बताना होता है कि x माइनस 4 ये मल्टीपल हो 5 का,
अब x की जिस वैल्यू के लिए 5 को मल्टीप्लाई आएगा वही हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो इसके इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, एक तो 4 के लिए होगा, 4 के लिए 0 होगा, ठीक, एक 0 के लिए भी होगा, तो 0 माइनस 4, सॉरी 0 नहीं, 4 माइनस 4 0 हो गया। फिर उसके बाद 9 माइनस 4 5 होगा, फिर 14 माइनस 4 10 होगा। तो बस ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास है। समझ आ रहा है, मतलब जिसका पूछेगा 2 का पूछ रहा है तो x रिलेटेड 2 होना चाहिए, इसका मतलब x माइनस 2 मल्टीपल ऑफ होना चाहिए 5 का। ऐसे अगर मान लीजिए x रिलेशन, मान लीजिए हमें 10 का इक्विवेलेंस क्लास पूछता तो x का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 10 के साथ। तो 10 x माइनस 10 इज मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या क्या हो सकता है अगर 10 का पूछता है यहां से, तो मॉड x माइनस 10 हो जाता, ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक। तो यहां से देखा जाए तो ये क्या क्या आएगा, एक तो 0 आएगा, 0 माइनस 10 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा। ये इतनी इक्विवेलेंस क्लास इसकी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इक्विवेलेंस क्लास ऐसा है कि आप रिलेशन बना लो, उस एलिमेंट का जितने के साथ रिलेशन होगा वही एलिमेंट हमारे क्या होंगे, उसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी, ऐसे आप समझ लो। मतलब अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका रिलेशन बना लो, जो बड़ा लंबा चौड़ा रिलेशन बनेगा। अब उसमें देखना कि 2 कहां इन्वॉल्व है, 2 किस के साथ रिलेटेड है। तो ऐसे ही मिलेगा 0 के साथ रिलेट होगा, 5 के साथ रिलेट होगा, 10 के साथ, सॉरी 2 के साथ रिलेट होगा, 7 के साथ रिलेट होगा, 12 के साथ रिलेट होगा, तो वही इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। हमने रिलेशन पढ़ लिया, अब रिलेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप अपने से लगाइएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अगले लेक्चर में हो सकता है उसको सॉल्व भी कराऊं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगा सकता, 1-2 क्वेश्चन ही मैं पुट कर सकता हूँ, तो आप क्वेश्चन लगाने की जिम्मेदारी आपकी। मैं थियरी पार्ट पूरा कवर करूंगा, उसके साथ कुछ क्वेश्चन लगवाने की कोशिश मैं करता रहूंगा, ठीक है। चलो बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन बेसिकली होता क्या है, देखा जाए तो एक रिलेशन जो होता है यही हमारा एक फंक्शन भी होता है। कब होता है ये देखते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी सेट बी, एक रिलेशन जो सेट ए से सेट बी में, अभी तक हम लोग क्या करते थे, कोई रिलेशन डिफाइन करते थे जो एक ही सेट पे डिफाइन होता था। अब हम यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करने एक सेट से दूसरे सेट में। तो अगर कोई रिलेशन ए सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, इज कॉल्ड अ फंक्शन, उसको हम फंक्शन बोलेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का हर एक एलिमेंट इज यूनिकली एसोसिएटेड होता विद सम एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कहने का सीधा मतलब ये है कि 2 अगर सेट हमने लिए हैं तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए बी में, तब तो वो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। इसको हम लोग ऐसे फंक्शन डिनोट करते हैं, f such that a tends to b, f from a to b, इसको पढ़ते हैं, या a maps b which reads as f is a function, f क्या है, फंक्शन फ्रॉम a to b, a से b में फंक्शन है, या f maps a to b, या मैपिंग कहां से करता है, a से b पे करता है। अब जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, अभी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि कोई फंक्शन जो होता है वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं हो सकता। कौन कौन सी कंडीशन है देखा जाए तो अगर f from a to b, f is a function from a to b satisfies these following condition, क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन होनी चाहिए जो f होना चाहिए, ये ऑलवेज सबसेट ऑफ a कार्टेशियन प्रोडक्ट b, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। मतलब फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब ये सबसेट है, इसका मतलब फंक्शन भी क्या होगा, फंक्शन के एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर में ही आएंगे। दूसरा क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, मतलब सेट ए जो है उसके सारे एलिमेंट का के लिए एक बी होना चाहिए कैपिटल बी में, मतलब दूसरे सेट में एक स्मॉल बी मिलना चाहिए हर एक एलिमेंट ए के लिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर ए बी एफ में है और ए सी भी एफ में है, ए बी है और ए सी है, अगर ए बी और ए सी दोनों एफ में हैं तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन के डिफिनीशन को ये
गड़बड़ कर रहा है। कैसे गड़बड़ कर रहा है? हमने बोला है ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। अब यहाँ एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ रिलेट हो गया, तब से ये डिफिनेशन गड़बड़ होने लगी। इसका मतलब अगर ये ऐसा कुछ है तो जाहिर सी बात है कि बी और सी को इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन हो सकता है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, नोट कीजिए, मैं इसका रिप्रेजेंटेशन आपको करके बताता हूं। अब देखो बच्चों, अब हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फंक्शन हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैंने दो सेट ले लिए, अब इसमें फंक्शन हमें डिफाइन करना है, और यहाँ पे हमने क्या किया, रिलेट करना शुरू किया। मैं रिलेट करता हूँ, फिर बात बताता हूँ कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अब देखिए, यहां जैसे पहले वाले की बात करते हैं। अब यहां देखो, तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए से बी, ए का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ। अब बोलना क्या ये फंक्शन है? तो हमने फंक्शन की डिफिनेशन क्या पढ़ी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए बी के एलिमेंट के साथ। ए का 1 के साथ यूनिक है, बी का 2 के साथ यूनिक है, सी का 3 के साथ यूनिक है, डी का 4 के साथ यूनिक है। इसका मतलब ये एक फंक्शन होगा। ठीक, अब आ जाओ यहां पे। अब यहां पे देखा जाए तो इस रिलेशन को क्या हम फंक्शन बोलेंगे? यहां देखा जाए ए का रिलेशन 1 के साथ है, बी का 2 के साथ है, सी का 3 के साथ है, अब डी खाली है। तो हमने बोला था कि सेट ए की हर एक एलिमेंट का ये एसोसिएशन होना चाहिए। अब यहां एक एलिमेंट खाली बच गया, अब ये तो उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं। आ जाओ तीसरे पे। अब यहां देखा जाए तो जैसे ए का रिलेशन 1 के साथ है, बी का भी 1 के साथ है, सी का 1 के साथ है, डी का 4 के साथ है, तो क्या हम इसको एक फंक्शन बोलेंगे? देखो, हमने बोला है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए, चारों एलिमेंट इन्वॉल्व है। ठीक, ए का 1 के साथ, बी का, तो ये ए का 1 के साथ, बी का 1 के साथ, ये भी तो यूनिक ही है ना। ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 1 है, सी का 2 है, डी का 4 है, सबका यूनिक इमेज है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। देखो, हमने बोला था कि सेट ए के एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, सेट बी का खाली बच जाएगा चलेगा, ऐसा नहीं कि सेट बी खाली बच गया कहोगे ये फंक्शन नहीं। नहीं, सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज मिलना चाहिए, बी का खाली बच जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ लास्ट वाले में। तो यहां पे देखा जाए तो ए का 1, ए का 2, ये हमारे उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ए के ही दो इमेज मिल जाएंगे, यूनिक इमेज नहीं बचा। ए का इमेज 1 भी है, ए का इमेज 2 भी है, तब तो ए के दो इमेज हो गए ना, तो ये कंडीशन खत्म हो गई। इसका मतलब आगे हम देखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं। तो ये चीज था, रिप्रेजेंटेशन हमने करके बताया आपको ग्राफ के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू। नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, एक और डेफिनेशन हम लोग फंक्शन की डिफाइन कर लेते हैं। जैसे वही फंक्शन का डेफिनेशन वही है, बस दूसरे लैंग्वेज में दिया गया है। देखिए क्या होता है, जैसे हमने बोला एक रिलेशन R जो सेट A से सेट B पे डिफाइंड है इज कॉल्ड अ फंक्शन, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? ईच एलिमेंट ऑफ A, सेट A के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए विद सम एलिमेंट ऑफ B। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ A, हर एक एलिमेंट A का यूनिक इमेज B में मिलना चाहिए, यूनिक इमेज B में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट का दो इमेज मिल जाए, तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब है कि does a function f set A from set A to B from set A to set B is a subset of A cross B। इसका मतलब हमने बताया था ना
कि फंक्शन क्या होगा, a क्रॉस b का सबसेट होना चाहिए इन विच ईच a बिलोंगिंग टू a, हर एक एलिमेंट जो a से बिलोंग कर रहा है appears in one and only one ordered pairs belong to f, मतलब फंक्शन में जो वो ऑर्डर पेयर आएगा उसमें केवल एक ही बार आना चाहिए। अब क्या है, जैसे एक चीज और देख लेते हैं कि हर एक फंक्शन जो होगा वो आपका रिलेशन होगा। हर एक फंक्शन रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, मैप कराना, ठीक है। तो ये है फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। जैसे वहां पे हमने रिलेशन में डिफाइन किया था डोमेन और रेंज, यहाँ पे एक चीज और आ जाएगी कोडोमेन। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है किसी भी फंक्शन का, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लिया फंक्शन एक डिफाइंड है ए से बी में, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक। देन द सेट ए, जो हमारा सेट ए होगा इसी को बोला जाएगा डोमेन ऑफ एफ। पूरे सेट ए को हम लोग डोमेन बोलेंगे। एंड सेट बी इज नोन एज कोडोमेन ऑफ एफ। सेट ए को डोमेन बोलेंगे, सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे। द सेट ऑफ ऑल एफ इमेज ऑफ एलिमेंट ए मींस जो भी फंक्शन अप्लाई किया जिन एलिमेंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी इज नोन एज रेंज ऑफ एफ, उसको हम लोग रेंज ऑफ एफ बोलेंगे। इसका मतलब डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, ए कहां से आएगा, ए से आएगा, ए से दैट बिलोंग्स टू ए, और ये हमारा क्या होगा ए एफ ए, मतलब फंक्शन में ये ऑर्डर पेयर में आएंगे, ए रखने पे एफ ए आएगा, तो ये फंक्शन में होगा तो इसका ए एलिमेंट क्या आएगा, डोमेन आएगा। रेंज क्या होगा, इसमें जो ए रखने पे एफ ए आएगा उस एफ ए को का सेट बना दीजिए, ए से लेंगे, एफ ए बी से आएगा, तो जो ये एफ ए का सेट आएगा उसको हम बोलेंगे रेंज। अब इसको अगर एक एग्जांपल से समझे तो देखा जाए, जैसे मान लिया हमने एक ए सेट बनाया, एक सेट बी बनाया, ठीक है। ठीक, अब यहां पे जैसे मान लिया 1 2 3 4, यहां पे ए बी सी डी ई एफ ये है, ठीक है। अब ए से बी में एक फंक्शन डिफाइंड है, हमने देख लिया कि 1 का रिलेशन सी के साथ है, 2 का एफ के साथ है, 3 का ए के साथ है और 4 का डी के साथ है। अब हम यहाँ डिफाइन किया जाता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा। तो ये हो गया, अब ये फंक्शन हो गया, अब डोमेन लिखते हैं। डोमेन क्या होगा, पूरा सेट ए, तो 1 2 3 4। रेंज, रेंज क्या होगा, ए का जो एलिमेंट का एसोसिएशन होगा, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, तो 1 का एसोसिएशन किसके साथ, सी के साथ, तो सी, 2 का एफ, 3 का ए और 4 का डी, ये हो गया रेंज। और कोडोमेन क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, मतलब कंप्लीट सेट बी जो होगा कोडोमेन होगा, सेट ए कंप्लीट डोमेन होगा, और ए के जिन एलिमेंट का एसोसिएशन बी के साथ होगा वो एलिमेंट आपके रेंज में आएंगे। ये हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज, नोट कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं तो फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। मेरा एक फंक्शन का अलग से चैप्टर चल रहा है जो मैं कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं, उसको आप अलग से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें मैं पूरे फंक्शन जितने मैथमेटिक्स के फंक्शन होते हैं सबके ग्राफ बनाऊंगा, सबका डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं वहां पे, तो उसको अलग है। ये आपके स्कूल एग्जाम के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका स्कूल एग्जाम में भी अच्छा कर सकें। वो हमारा लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, क्योंकि उसमें मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको भी आप पढ़ते रहें, और इसका ये तो आपका पढ़ना ही पढ़ना है।
ओके, थैंक यू वेरी मच।